Hey everybody, this is Arya. Welcome to my channel. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक क्लास 7 जियोग्राफी का, जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स। ये चैप्टर 3 का पार्ट है। एंड ये जो है ये लास्ट पार्ट है। मेजर लैंडफॉर्म्स मींस इसमें हम वर्क ऑफ रिवर एंड और जो मतलब वर्क ऑफ रिवर, क्योंकि काफ़ी लंबा है, उसमें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। तो इसलिए इसको हम एक सेपरेट वीडियो में इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम वर्क ऑफ आइस एंड सी वेव्स और जो विंड है उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर मतलब हम मेजर लैंडफॉर्म्स पहले देख लेते हैं कि ये जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं ये क्या होते हैं, है ना। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर की थी, जिसमें मैंने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में बताया था, और वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक के बारे में भी आपको बताया था। तो आई होप कि जो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, एंड कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट में लिखना, मैं उसको चेक भी करूंगी। ठीक है, और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अभी हम चलते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स टॉपिक पर। तो मेजर लैंडफॉर्म्स, देखो आपकी बुक में इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन दी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मतलब आपको खुद बता रही हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो लैंडफॉर्म्स है ये होते क्या है। तो देखो ये जो लैंडफॉर्म्स है ना, ये आपने देखे होंगे, प्लेट्यूज को भी आप जानते होंगे, माउंटेन्स भी जानते होंगे। हिमालयन माउंटेन हो गया है ना, एंड माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये सब लैंडफॉर्म्स में आते हैं, जैसे प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड रिवर्स, प्लेन्स, ये सब क्या बोलते हैं, हमारे लैंडफॉर्म्स के पार्ट है। तो जो हमारा लैंडफॉर्म है वो एक ऐसा फीचर है जो कि डिस्टिंक्ट फीचर है अर्थ सरफेस पर। ठीक है, इट इज डिस्टिंक्ट फीचर इन एट द अर्थ सरफेस, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड रिवर, प्लेन्स, वैलीज, मतलब ये सब जो भी होते हैं ना, ये किस में आते हैं, लैंडफॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, और जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, हिमालयन माउंटेन हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया एंड गंगा प्लेन्स हो गए। तो ये 3 एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने आपको, लैंडफॉर्म के एग्जांपल दिए आपको। ठीक है, तो अभी जो लैंडफॉर्म है या फिर ये लैंडस्केप है, ये फॉर्म कैसे होते हैं। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि फ्रॉम वेयर दिस लैंडफॉर्म्स और लैंडस्केप्स आर फॉर्म, मतलब कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, क्या प्रोसेस होता है जिससे ये बनते हैं। तो देखो, इसके फॉर्म होने के 2 वेज होते हैं, 2 प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है पैटर्निंग एंड सेकेंड इज इरोजन। तो भी पैटर्निंग क्या होता है, पैटर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर रॉक्स सब टूट जाती है, मतलब रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती है ना, तो वो प्रोसेस क्या कहता है, वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस, जो रॉक्स है वो अर्थ सरफेस पर टूट जाती है। ठीक है, एंड सेकेंड प्रोसेस कौन सा होता है, इरोजन। तो इसमें क्या होता है, जो टूटी हुई रॉक्स होती है उनके साथ जो मिट्टी होती है, धूल कंकड़, ये जो होते हैं, जब ये टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको जैसे रिवर का फ्लो है या फिर विंड है, ठीक है, आइस भी कहीं ना कहीं मतलब रोल देती है, जब वो ग्लेशियर्स की उधर की बात होती है ना। तो क्या होता है, नहीं रिवर्स ऐसे जाती है, रिवर्स भी कई सारी ग्लेशियर से निकलती है ना, गंगा गंगा निकलती है एंड यमुना रिवर, तो ये सब जो ये गंगा है ग्लेशियर से निकलती है। तो जैसे ये इरोजन है, ये क्या होता है कि जब रॉक्स जो होती है, रिवर जो होती है, रॉक्स को अपने साथ जो अपने फ्लो में लिए चली जाती है, जो ये टूटी हुई रॉक्स होती है, तो नहीं हम कहते धूल मिट्टी अगर ये सब कंकड़ जो होते हैं, इनको रिवर अपने फ्लो में लिए चली जाती है। ठीक है, और किसी और जगह जाकर ये डिपॉजिट कर देती है, तो उसको हम कहते हैं इरोजन। तो एक एरोडेड मटेरियल को रिवर अपने साथ ले जाती है। एंड विंड के भी साथ ये होता है, जब ज्यादा तेज विंड चलती है, तो जो भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं, एरोडेड मटेरियल्स, इनको विंड अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, विंड हेल्प करती है इनको किसी और जगह पर डिपॉजिट होने में। तो ये प्रोसेस किसका होता है, एरोजन का। तो इसमें क्या होता है, वैन वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप लाइक रेन, वाटर एंड आइस एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। तो मतलब जब ये लेके जाती होगी, मतलब रिवर या विंड किसी भी प्लेस पे, तो वो ऑब्वियसली कोई लैंडस्केप ही होता होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई रिवर है तो वो ओशियनिक फ्लोर पे लेके और वहां पे जाके डिपॉजिट करती, वो तो नहीं होगा, कोई लैंडस्केप ही होगा, ऊपर पार्ट होगा, है ना। कोई भी लैंडस्केप हो सकता है वो। ठीक, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय वेट मींस लाइक वेन, वाटर एंड आइस एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देती है। तो ये दो प्रोसेस आपके, इससे मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं इस प्रोसेस से।
कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो इन प्रोसेसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स है, तो ये सब भी ऐसे ही फॉर्म हुए हैं। काफी ईयर लगे इनको फॉर्म होने में, कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं था, इन्हें काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं ना फॉर्म होने में। सॉरी, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो होगा हमारा रिवर वाला, वर्क ऑफ रिवर वाला, ठीक है। तो लेट मी इरेज दिस। यस, तो अभी हमें वर्क ऑफ रिवर पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें देखो वाटरफॉल के बारे में बताया गया आपको कि देखो रिवर जब होती है क्रॉस करती है किसी भी एरिया से, जहाँ से वो जिस भी प्लेन से निकल रही हो, तो जब वहां से क्रॉस करती है तो अपने साथ कई सारे मतलब लैंड फॉर्म से कई सारी चीजें, मतलब चीजें में मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले गई, मतलब जैसे मिट्टी हो गई, कंकड़, सेडिमेंट्स हो गए ना, सेडिमेंट्स कहीं गए तो सेडिमेंट्स को किसी लैंड फॉर्म से लेके जाते हो, किसी पर डिपॉजिट कर देते जाके, ठीक है। तो यहाँ से लैंड फॉर्म फॉर्म होते हैं, मैं आपको इससे पहले ये बताया था, है ना। तो अभी हम इसमें वाटरफॉल वाले टॉपिक पे चलते हैं, वाटरफॉल को समझते हैं। देखो वाटरफॉल क्या होता है, जब आपने माउंटेन्स देखे हैं, ठीक है, एंड इनफैक्ट कई लोगों ने वाटरफॉल को भी देखा होगा, ठीक है। तो वाटरफॉल क्या होता है, जब माउंटेन जो होता है उसके ऊपर से जब रिवर स्ट्रेट आ रही होती है एंड इस तरीके से टम्बल कर जाती है और इस तरीके से नीचे की तरफ जाती है, एंड प्रेशर से, काफी प्रेशर से वो जो रिवर है वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, झरना जिसे कहते हैं, है ना। तो वो होता है वाटरफॉल, ठीक है। तो उसकी इंग्लिश डेफिनेशन आपको इसमें दी गई है। एंड जो वो जो आपका वाटरफॉल होता है ना, वो क्या करता है, जो ऊपर की जो माउंटेन की हार्ड रॉक होती है, क्योंकि देखो ये मैंने यहाँ पे, ये माउंटेन है एंड यहाँ से ये आपका झरना इस तरीके से गिरने लगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो ये माउंटेन है, यहाँ पे ये हार्ड रॉक होती है, काफी ज्यादा मजबूत रॉक होती है, ऑब्वियसली माउंटेन्स पर जो है ना रॉक हार्ड होगी, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ की जो हार्ड रॉक है, जब ये क्योंकि ऐसा होता है ना कि झरना सिर्फ एक दिन गिरा एंड दूसरे दिन बंद हो गया, ये नहीं होगा ना। झरना कॉन्टिन्यूसली गिरता है और काफी प्रेशर में और गिरता है, तो यहाँ की जो हार्ड रॉक होती है ये सॉफ्ट रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि उसकी सॉफ्ट रॉक जब ये बन जाती है तो हल्का हल्का टूटने भी लगती है। ऐसा नहीं कह रही कि एक ही दिन में टूट के सारे नीचे पहाड़ मतलब खत्म ये, है ना, फिर नदी से टूट गई और फिर प्लेन में बहने लगी, वो तो नहीं होगा ना। बहुत ही हल्का हल्का, तो उसके सॉफ्ट रॉक से वो टूटने लगते हैं, बहुत ही लाइट, कभी कभार वो रॉक्स जो होती है, क्योंकि हार्ड रॉक से वो जब तेरी यानी किसी चीज को आप कंटिन्यूसली करोगे तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आएंगे, है ना। तो उसी तरीके से जब ये झरना डेली कॉन्टिन्यूसली गिरता है प्रेशर में नीचे, तो इसमें चेंजेस आते हैं, एंड इसमें चेंजेस आते हैं और जो है कि हार्ड रॉक है ये सॉफ्ट रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर कभी कभार ये रॉक टूटती भी है ना। झरने के साथ कभी कभार जो पत्थर है वो भी नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि वैन रिवर टम्बल्स एट दी स्टीप एंजल, ये स्टीप एंजल है ना। तो जब रिवर इस तरीके से टम्बल मीन्स इस तरीके से आ रही है और नीचे की तरफ से झुक रही है, तो इसको हम टम्बल बोलते हैं, ठीक है। तो जब रिवर टम्बल करती है एट दी स्टीप एंजल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, हार्ड रॉक के ऊपर, ठीक है, और डाउन अ स्टीप वैली, और फिर नीचे आ जाती है डाउन अ स्टीप वैली, तो साइड इट फॉर्म्स वाटरफॉल, तो ये वाटरफॉल फॉर्म करते हैं, तो इस किससे आपका वाटरफॉल फॉर्म होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आप सब याद ही कर लेते हो, ठीक है। समझाना इम्पोर्टेंट था आपको, तो वो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया ताकि आपको वो इजिली समझ में आए, ठीक है। डेफिनेशन तो फिर अपने आप बना लोगे अगर आपको समझ में आ रहे, वो टॉपिक पर्टिकुलर समझ में आ रहा है, तो इसलिए डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पहले से समझ लो फिर डेफिनेशन खुद से बना लोगे, ठीक। तो ये डेफिनेशन है इसकी, देख लो इसको। एंड चलो उसके बाद हम चलते हैं, एक रिवर का डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसमें हम पूरा रिवर का प्रोसेस समझ लेंगे उस डायग्राम की हेल्प से। लिखूंगी भी मैं कुछ चीजें, पहले हम देख लेते हैं इसमें। ओके, देखो जो आपकी रिवर होती है ये कुछ इस तरीके से बैंड होके, मतलब ये ऐसे करके कुछ जाती है ना। तो जो ये आपकी रिवर है ये यहाँ से इस तरीके की बैंड हो रही है ना। तो ये चीज हो गया, ये आपकी इस तरीके से क्या हो रही है, बैंड हो रही है। तो जब ये इस तरीके से यहाँ पे बैंड होती है तो यहाँ पे ये बन जाता है, ये टर्न्स एंड बैंड्स, तो ये इस तरीके का एक शेप सा बन जाता है, और वो कहलाता है मींडर। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे रिवर पे होता है, ये कई सारे जगह पे होता है, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, है ना। रिवर जहां जैसे निकल रही होती है,
तो यहाँ पे ये बन जाता है मींडर्स। ठीक है, क्या बनते हैं मींडर्स। पहले हम इसके वो पार्ट समझ लेते हैं, फिर इनको इंग्लिश में भी समझ लेंगे डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या बनता है मींडर्स बन जाता है। एंड इसके बाद जब आपकी जो ये रिवर है ये फ्लो करती है, तो फ्लो करके यहाँ पे ना कुछ पार्ट्स को डिपॉजिट कर लेती है, वो कुछ सेडिमेंट्स जहाँ से भी लेके आई होती है, तो अपने विंडर्स के पास में ये उस सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ सेडिमेंट्स इस तरीके की डिपॉजिट कर दी है। ठीक है, ये कुछ ऐसे सेडिमेंट्स आप डिपॉजिट करती है। ठीक, फिर क्या होता है कि जब ये देखो यहाँ से ऐसे करके जा रही है, निकल रही, तो जब ये सेडिमेंट्स है ना, ये रिवर को यहाँ से ये सेडिमेंट्स रिवर को हल्का सा मतलब पुश करते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, आपको इंग्लिश में भी इसे बता दूंगी जो आपकी बुक में दिया गया है प्रॉपर। पहले आप एक्सप्लेनेशन समझो उसका। यहाँ से जब ये देखो ये सेडिमेंट्स है, ये रिवर को हल्का सा पुश करते हैं एंड ये रिवर इसका शेप यहाँ पे से चेंज करता है। एंड उसके बाद जो ये यहाँ से इस तरीके के आगे और जो बचा हुआ इसका पार्ट होता है ना, ये कट के रिवर से अलग हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आप जैसे गए हो किसी रिवर पे, तो आप देखते हो कि रिवर के आसपास छोटे मोटे से मतलब तालाब टाइप छोटे मोटे वाटर के वो पॉन्ड्स से डिपॉजिट हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, इसी रीजन वजह से, है ना। और ये इसमें भी काफी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। ठीक है, तो क्या होता है जैसे ये आपके सेडिमेंट्स है एंड यहाँ पे क्या हो गया एक अलग आपका छोटा सा पॉन्ड डिपॉजिट हो गया, तो वो पॉन्ड क्या कहलाता है आपका, वो पॉन्ड आपका कहलाता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक, या इसे हम कट ऑफ लेक भी कहते हैं, कट ऑफ लेक, ऑक्सबो लेक या कट ऑफ लेक भी कहते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये देखो रिवर का ये इस तरीके का पार्ट है। ठीक है, और रिवर के आसपास का जो ये पार्ट होता है जो थोड़ा सा उठा होता है, मतलब जो उसके बैंक्स देखे होंगे आपने किसी रिवर पे गए होंगे, तो कहीं ना कहीं जो कुछ बैंक्स होते हैं ना, मतलब किसी किसी जगह पे उस बैंक पे थोड़ा सा जो एरिया होता है किसी किसी जगह का, वो थोड़ा रेज्ड अप होता है, थोड़ा उचका होता है। तो उस टाइप के जो बैंक्स होते हैं उनको ना हम लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीव्स। ये पत्तियों वाली लीव्स नहीं है, ये ऐसे रेज्ड अप बैंक्स जो थोड़े उसके बैंक्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं, जो रिवर के किनारे पर होते हैं, है ना। एंड उसके बाद जो होता है एक वो होता है हमारा नेक्स्ट जो है फ्लड प्लेन्स के बारे में जो हम देखेंगे अभी। अच्छा, पहले हमने इसको ये डायग्राम हमने देख लिया यहाँ पे मींडर्स, ओवर्स एंड लीव्स। अब जरा प्रोसेस थोड़ी सी हम समझते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होती है। देखो तो क्या होता है कि कंटिन्यूस ऑफ इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है ना अलोंग द साइड ऑफ द मींडर्स। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये कंटिन्यूसली, देखो मैं डायग्राम थोड़ा साइड में कर आपको समझ में आए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये कंटिन्यूसली आपका यहाँ से ये निकल रहा है, एक दिन का नहीं होता ये प्रोसेस, ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो टाइम लगता है इसमें। तो जब कॉन्टिन्यूसली ये चीज होती है, कॉन्टिन्यूसली इरोजन एंड डिपोजिशन होता है अलोंग द साइड ऑफ द मींडर्स, ये जो मींडर्स है ना इनकी साइड पर, देखो मींडर की साइड पे मैंने बनाया था। ठीक है, तो अलोंग द साइड ऑफ द मींडर, मींडर की जब साइड पे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये पार्ट है, ये पार्ट, ये इस वाले पार्ट के थोड़ा और क्लोजर आने लगता है ना। ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये इसके और क्लोजर आने लगता है, इसकी वजह से जो ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला पार्ट थोड़ा और क्लोजर आने लगता है। जो मेंढर है, मेंढर लूप, ये वाली लूप कम्स क्लोजर टू दी इसके क्लोजर, नेक्स्ट जो पार्ट है रिवर का उसके क्लोजर आता है। सो क्या होता है कि टाइम के साथ में जो मिनरल लूप है ये कट हो जाता है एंड फिर ये ऑक्सबो लेक में फॉर्म हो जाता है ना। ऑक्सबो लेक में ये फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। एंड क्या होता है कि कभी कभार जो रिवर होती है उसका ओवरफ्लो भी हो जाता है ना, बाढ़ जिसे कहते हैं। तो जो रिवर का जब ओवरफ्लो होता है, आपने सुना होगा रिवर का ओवरफ्लो जब होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे देखो रिवर है जब वो ज्यादा भर गई, ओवरफ्लो हो गई, तो उससे फ्लड्स की कंडीशन आती है। एंड जो फ्लड होता है, जो जो उसके नेबरिंग एरियाज है वो पूरे फ्लड में भर जाते हैं, मतलब वो रिवर है ना फ्लड आ देती है अपने नेबरिंग एरियाज में। एंड फिर क्या करते हैं, जो उसका पानी जो जहाँ पे भी गया है वो वहां से उस रिवर के आसपास कुछ सेडिमेंट्स या कुछ अच्छी जो सॉइल होती है जहाँ से वो कलेक्ट करके लेके आते हैं अपने साथ,
उस फ्लड के साथ, मतलब उस बाढ़ के साथ जो भी अच्छी सॉइल होती है ना, वो ऊपर से सॉइल इरोजन हो जाता है एक तरीके से उसका। इस फ्लड से क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है उसका, है ना। और ये रिवर के बैंक्स पर आके जो ये अच्छी सॉइल होती है, फाइन सॉइल होती है ना, ये रिवर के बैंक्स पर आके मतलब डिपॉजिट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि रिवर के जो बैंक्स होते हैं वो काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। तो रिवर के बैंक्स होते हैं ना, काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, एंड फिर ये बहुत ही यूजफुल भी होते हैं, है ना। तो आपने ऐसा सुना होगा कि कोई ऐसी पुरानी सभ्यता थी तो वो रिवर के किनारे रहती है। तो यही था कि रिवर्स के जो बैंक्स होते हैं वो काफी फर्टाइल हो जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब ये फर्टाइल हो जाते हैं तो जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसमें भी काफी हेल्पफुल रहती है ये। एंड सेडिमेंट्स को, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, फाइन सॉइल होती है, वो उसको अपने यहाँ पर डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ इतना समझ में आया ये कि यहाँ पे फ्लड का प्रोसेस क्या था। ठीक है, फ्लड का प्रोसेस हमने देख लिया। तो अब हम जो नेक्स्ट है उस पर चलेंगे। तो लीव्स का अच्छा पता है ना आपको कि जो रेज्ड अप बैंक्स होते हैं, है ना, रेज्ड अप बैंक्स होते हैं, क्या कहते हैं हम, लीव्स कहते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारे डिस्ट्रीब्यूटरीज वाला। तो मैं ना आपको यहाँ पे समझा देती हूँ पहले। आई होप कि आपको ऑक्सबोल लेक समझ में आ गया कैसे फॉर्म होता है, एंड जो ये लीव्स है ये भी समझ में आ गई होंगी, है ना। और मींडर्स की प्रोसेस से कैसे ऑक्सबोल लेक फॉर्म होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले प्रोसेस पे, और इसमें ना आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी मैं। तो पहले चलते हैं टॉपिक पे। देखो, इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्चुअली होते क्या है। जब रिवर जो होती है सी के काफी क्लोज पे आ जाती है, काफी क्लोजर आ जाती है, तो इससे क्या होता है, जो रिवर है उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। जो फ्लो होता है रिवर का वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड जब वो फ्लो कम हो जाता है तो देखो, ये आपका सी है, एंड यहाँ से ये रिवर निकल रही है, ठीक है, ये आपकी रिवर यहाँ से निकल रही है। तो इसका जो फ्लो है ना, जिसे हम बहाव बोलते हैं, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, एंड कम होने के बाद क्या होता है कि रिवर्स होती है, अपने कुछ पार्ट्स को इस तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, कट कर रखती है ना। तो कुछ वाटर पार्ट होता है इस तरीके से कट होने लगता है रिवर के, जो समुद्र में मिलने से पहले, सीज में मिलने से पहले रिवर के कुछ इस तरीके के पार्ट्स कट होने लगते हैं। आपको ये कटेड पार्ट्स क्या है, तो देखो ये कटेड पार्ट्स ही डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होते हैं ना, डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं, इनफेक्ट अपनी इंडिया में भी रहती है ना, और इनके डिफरेंट कंट्रीज में जाके डिफरेंट नेम्स भी हो जाते हैं। अच्छा, हम इसकी बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटरी समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नेम्स के बारे में, मैं कुछ कलेक्ट करके लेके आई आपके लिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो हमने देखा कि सी पहले तो कि जो उसका फ्लड जो फ्लो है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है रिवर का, जब वो समुद्र के पास जाती है। ठीक, एंड उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी रिवर होती है, जो रिवर है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये रिवर ब्रेकअप हो जाती है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, या आपको स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स में। ये स्ट्रीम्स जो दिख रही है आपको, ये ऐसे जा रही है रिवर से, ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स में टूटने लगती है ये, है ना। ये स्ट्रीम्स से तोड़ने लगती है, और इन स्ट्रीम्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज, ओके। तो आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरी समझ में आया हो। अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये जब टूट जाते हैं तो इनका क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज अपने साथ पानी लेके जाती हैं, ठीक है, इस रिवर का पानी लेके जाती हैं, एंड डिफरेंट कंट्रीज में फैल जाती हैं, और भी कई सारी कंट्रीज में ये फैल जाती है, और उनके डिफरेंट नेम्स हो जाते हैं, है ना। हर एक कंट्री में अलग नेम होता है इसका। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल गंगा है, तो गंगा की भी ना डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। जैसे गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है, जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरी होती है गंगा की, वो है हुगली रिवर एंड भागीरथी रिवर। इंडिया की बात तो कर रही यहाँ पे मैं लिख के दे रही आपको। अच्छा, मैं फैक्ट्स पे आती हूँ पहले डिस्ट्रीब्यूटरीज वाले। देखो, इंडिया में जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, इन इंडिया, इंडिया में गंगा रिवर की, गंगा रिवर की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे। तो इंडिया में गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है
वो डिस्ट्रीब्यूटरी दो दो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है इंडिया की बात चल रही है अभी, ओके। तो उनका नेम से आपने हुगली रिवर सुना होगा ना, हुगली रिवर कोलकाता में, तो ये गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है। एंड भागीरथी रिवर भी सुनी होगी, भागीरथी, ठीक है। तो ये इंडिया में गंगा की है। एंड जब आप नेपाल में जाते हो तो इसका नेम डिफरेंट हो जाता है। नेपाल में, मैं अभी इंडिया की बात कर रही थी, अब नेपाल में देखते हैं। नेपाल में इस रिवर को बुलाया जाता है गंडक, गंडक रिवर, या फिर इसी रिवर को बुलाया जाता है नारायणी, नारायणी रिवर। गंडकी भी कहा जाता है इसे, क्या, गंडकी एंड गंडकी रिवर एंड नारायणी रिवर, ठीक है, या फिर गंडक रिवर। तो नेपाल में जाके ये हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे इसके नेम्स चेंज होते हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश। तो इसका नेम पता है क्या होता है, इसका नेम हो जाता है बांग्लादेश में जाकर जमुना रिवर। अच्छा, पता है कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे इससे, क्यों जमुना रिवर से, क्योंकि आपने अपने दादा दादी को सुना होगा कहते हुए यमुना को जमुना भी करना कहते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी कहते थे, है ना, मतलब मेरी दादी अक्सर बोलती थी कि मतलब यमुना को जमुना बोल देती थी वो। तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी कि यमुना होता है कि जमुना, ठीक है। बट ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं, जमुना रिवर। एंड जब ये सेम रिवर, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जब जाती है नेपाल में, तो इसका नेम चेंज हो जाता है। सॉरी, नेपाल नहीं, इन तिब्बत, तिब्बत बता रही थी मैं आपको। तिब्बत जाती है तो इसका नेम हो जाता है सांगपो रिवर। क्या होता है सांगपो, ये इसमें टी साइलेंट है, ठीक है, इसमें टी साइलेंट है, तो क्या होता है सांगपो रिवर। यारलंग भी ऐड हो जाता है इसमें, यारलंग सांगपो रिवर, ठीक है। तो ये यारलंग सांगपो हो जाता है, ये नाम भी करो तो भी चलेगा, सांगपो बोल दो, ठीक है। इसमें टी जो है साइलेंट है, इसलिए सांगपो बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे इनके, और जैसे चाइना में जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट हो जाता है इसका। अगर यही सेम रिवर नेपाल में जाएगी तो उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तिब्बत में जाएगी गंगा तो उसका चेंज हो जाएगा। तो हर एक रिवर का नेम चेंज होता रहता है, डिफरेंट जब भी इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज जाती है डिफरेंट कंट्रीज में। इनफैक्ट जब किसी की डिस्ट्रीब्यूटरी किसी भी रिवर की जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में चलेगी, तो उसका नेम वहां पे जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चलो डू यू नो वाला सेक्शन एक आपका है, एंजल फॉल का। अच्छा, आपने सुना होगा डेल्टा के बारे में, तो पहले डेल्टा के बारे में लगता है, उसके बाद डू यू नो वाले सेशन पे चलेंगे। देखो डेल्टा क्या होता है, जब कई सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, कई सारी रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूटरीज, कई सारी जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ जो रिवर होती हैं, ये क्या करते हैं कि ये सेडिमेंट्स का कलेक्शन बना लेती हैं। क्या कर लेते हैं, सेडिमेंट्स का कलेक्शन, कलेक्शन बना लेते हैं। एंड जो उनका जो माउथ होता है, क्या कहते हैं ये सेडिमेंट्स का, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, फुल नहीं लिख रही मैं। ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्स का जो है ना कलेक्शन बनाते हैं। तो वी कैन से द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द ऑल द माउथ्स, जो भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होती है रिवर्स की, वो सेडिमेंट्स का कलेक्शन बनाती है। अच्छा, जो, हाँ, एक और बात बताना भूल गई थी आपको, कि जो रिवर्स होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना खुद का माउथ होता है, ठीक है। जो जहाँ पे भी वो जाती है तो उसका दे हैव देयर ओन माउथ, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो रिवर होते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, they form all जो means the collection of sediments from all the mouths। मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, एक सेकंड को, collection of sediments
all the mouth. This forms distributaries. Really sorry. Distributaries नहीं, डेल्टा। ये क्या फॉर्म करता है? डेल्टा फॉर्म करता है। ठीक है, क्या फॉर्म करता है ये? डेल्टा। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ। मैंने बताया था आपको कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का खुद का माउथ होता है। तो जब कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट होता है फ्रॉम ऑल द माउथ्स, तो वो क्या फॉर्म करता है? डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है यहाँ पे? सॉरी, डेल्टा फॉर्म करता है। मैं डिस्ट्रीब्यूटरी बोल जा रही हूँ, डेल्टा फॉर्म करता है। अच्छा, डेल्टा का भी एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा के बारे में। लार्जेस्ट डेल्टा ये है ना, लार्जेस्ट। और जो ये लार्जेस्ट डेल्टा है ये किन रिवर से मिलकर बना है? ये 3 रिवर से मिलकर बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। सुंदरबन डेल्टा सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा। ये थ्री रिवर से मिलकर बना है। कौन सी? गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र एंड मेघना मेघना रिवर। ये इन तीनों रिवर से मिलकर बना है क्या? सुंदरबन डेल्टा। और सबसे लार्जेस्ट है, मैं फिर से बोली, सबसे लार्जेस्ट है कौन सा? सुंदरबन। ठीक है, तो ये था आपका पूरा रिवर वर्क ऑफ रिवर वाले टॉपिक में। ओके, तो आई, अच्छा हाँ, चलो चलते डू यू नो वाले सेक्शन पे। लास्ट नहीं है, पहले डू यू नो वाला सेक्शन में समझ लो। उसमें वाटरफॉल्स के बारे में बताया गया है कि सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल है। वेट, मैं आपको लिख दे रही, सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल डू यू नो वाला। तो डू यू नो वाले सेक्शन में बोला गया था आपसे कि जो सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है वो है आपकी एंजल वाटरफॉल। ये एंजल वाटरफॉल कहाँ पे? वेनेजुला में, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुला, उसमें है एंजल वाटरफॉल। लिख दे रही यहाँ पे, एंजल वाटर एंजल वाटरफॉल कहाँ पर है? ये वेनेजुला में। वेने सॉरी वेनेजुला वेनेजुला में। और ये वेनेजुला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। ओके, वेनेजुला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। एंड नेक्स्ट जो है हमारा, वो है नेक्स्ट वाटरफॉल नाइग्रा वाटरफॉल। नाइग्रा वाटरफॉल, ये नाइग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है? ये दो कंट्रीज के बॉर्डर पर है। कौन सी कंट्रीज है? अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में, पहले बता दूं, नॉर्थ अमेरिका में है एंड अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है ये वाटरफॉल। एंड कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्री कनाडा है, कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर ये वाटर जो नाइग्रा वाटरफॉल है ये है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कौन सा है? एंजल वाटरफॉल वेनेजुला में है, साउथ जो कि साउथ अमेरिका। ठीक है, और नाइग्रा कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में, जिस कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में। एंड एक और इसमें थर्ड वाटरफॉल आपकी दी गई है। अच्छा, जो थर्ड वाटरफॉल है वो कौन सा वाटरफॉल है? थर्ड है आपकी विक्टोरिया फॉल। दे रही मैं यहाँ पे, विक्टोरिया विक्टोरिया फॉल्स। अब ये विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है? ये जो है ना, बॉर्डर्स पर है जाम्बिया के एंड जिम्बाब्वे के। कहाँ पर? इट इज इन दी बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जाम्बिया, ZA,
जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर ये है। और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो है ये कहाँ पर है? जिम्बाब्वे नहीं, सॉरी, जिम्बाब्वे, मैंने लिख दिया मैंने, जिम्बाब्वे है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में पाया जाता है, मतलब सॉरी, ये दोनों कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, तो देख लो आप इसे एक बार। एंजल वाटरफॉल वेनेजुला में, ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। नाइग्रा कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। ये कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दो कंट्रीज है, उनके बॉर्डर के बीच में ये देखा जाता है, नाइग्रा वाटरफॉल, कनाडा और यूएसए के। एंड सेकंड जो विक्टोरिया फॉल, ये है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के बीच में, और ये दोनों कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये डू यू नो वाला सेक्शन था। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर नहीं, सॉरी, इस चैप्टर का जो टॉपिक है, एक टॉपिक और फिनिश होता है। कौन सा था ये? वर्क ऑफ रिवर वाला। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम कवर करेंगे वर्क ऑफ वाटर, सॉरी, वर्क ऑफ विंड, सी वेव्स एंड जो ग्लेशियर्स वाला, आइस वाला है ना, वो भी है इसमें। तो वर्क ऑफ विंड, सी वेव्स एंड आइस, ये तीनों को हम उसमें कवर कर लेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि जो आपको समझाया मैंने आज, ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। एंड अगर नहीं आता, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप कमेंट तो है ही, तो आप उसमें पोस्ट कीजिए, मैं उसे चेक करूंगी। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल दैट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।